पश्चाताप। जिंदगी में पश्चाताप से ज़्यादा भारी चीज़ कोई नहीं है। पश्चाताप से जीना काफ़ी तकलीफ़ भरा होता है और ये तकलीफ़ मैं जानता हूँ। साल भर हो गया और मैं उस तकलीफ़ से जूझ रहा हूँ, लेकिन बताऊँ किसे और बताऊँ कैसे? आखिर कौन रखेगा मेरी बात पर भरोसा? कौन यकीन करेगा उस खौफनाक रात की घटना का? इस घटना को साल भर हो चुका है, लेकिन आज भी उस बात को याद करता हूँ तो शरीर पर कांटे उभर आते हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं, अंधेरे में भी जाने से डर लगता है। हल्की सी परछाई भी देख लूँ तो कांप जाता हूँ। हालांकि साल भर पहले मैं ऐसा नहीं था। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ सामान्य था, उल्टा खुशियाँ बढ़ गई थी। दरअसल मेरा प्रमोशन हुआ था। अब मैं फॉरेस्ट ऑफिसर की पोस्ट पर था और मेरी ट्रांसफ़र मेरे ही गांव के नज़दीकी सातपुड़ा के एक संरक्षित इलाके में की गई थी, जहाँ से मेरा गांव तकरीबन 30-40 किलोमीटर की दूरी पर था। सातपुड़ा का जंगल काफ़ी ज़्यादा बड़ा और खूबसूरत है। जंगली जानवर, पंछी, कीट पतंगे, इनके रहने के लिए एक सुरक्षित जगह। हालांकि अब वो इतना सुरक्षित और घना नहीं रहा जितना पहले कभी था। बेखौफ होकर वहाँ के जंगलों की कटाई हो रही थी और जाहिर था कि इसके पीछे बड़े बड़े पॉलिटिकल लोगों का हाथ था। अब जब मेरी पोस्टिंग वहाँ हुई तो मैंने तय किया कि जब तक यहाँ हूँ तस्करों की पूरी ही टीम को पकड़वाकर जंगल को उनसे आज़ाद करा दूंगा। इसलिए मैंने एक प्लान तैयार किया, रात के अंधेरे में तस्करों को रंगे हाथ पकड़ने का। मैंने इस काम के लिए 2 टीमें बनवाई। एक टीम जिसके अंदर 4 लोग थे जो जंगल के पूर्व की ओर जाने वाले थे, और दूसरी टीम हमारी जिसमें मैं, सुशील, पंकज और सुधाकर थे, और हम जंगल के पश्चिम की ओर जाने वाले थे। अब जब मैंने प्लान बनाया तब मेरा प्लान सुन सुधाकर थोड़ा हिचकिचाने लगा, जाने के लिए आनाकानी करने लगा। जब मैंने इसका कारण पूछा तो उसने बताया, सर, जंगल के पश्चिम में इंसानों का जाना मना है। कहते हैं कि वो इलाका शापित है और वहाँ एक छलावा है जो वहाँ गए किसी भी इंसान को वापस नहीं आने देता। इस पर मैंने उससे पूछा, और यह बात तुम्हें किसने बताई? यहाँ के आदिवासी कबीले वाले कहते हैं। उनके अनुसार कई सालों पहले किसी इंसान ने यहाँ के वन देवताओं का अपमान किया था और इसीलिए वन देवता ने उसे श्राप देकर उसी इलाके में कैद कर दिया है, और अब वही छलावा बनकर लोगों की जान लेता है। तुमने देखा है उसे? नहीं साहब, मैंने नहीं देखा और कोई उसे देख भी नहीं सकता, क्योंकि कहते हैं कि जो भी उसे देखता है वो कभी जिंदा लौटकर नहीं आता। मैं कुछ देर तक खामोश रहा और फिर एक हंसी के साथ कहा, अरे क्या यार, तुम भी सुधाकर, कहाँ इन आदिवासियों की बात पर आ गए? अरे ये काफ़ी अंधविश्वासी और डरपोक होते हैं और किसी भी कहानी पर भरोसा कर लेते हैं। मुझे तो लगता है कि तस्करों ने ही इस कहानी को गढ़ा है ताकि कोई भी जंगल के पश्चिम भाग में न जाए और वो आराम से तस्करी कर सके। क्या तुम भी सुधाकर पढ़े लिखे होकर भी ऐसी बातें करते हो? और इस बात पर बाकी लोग भी उस पर हंसने लगे। सुधाकर मेरी बात से जरा भी सहमत नहीं था और यह बात उसके चेहरे से साफ साफ पता चल रही थी, लेकिन ना ही वो कुछ बोल सका और ना ही मैंने उसकी बात को समझने की कोशिश की। हमारी योजना बनकर तैयार हो गई। हमने पूर्णिमा के कुछ 3-4 दिन वाली रात को चुना। उस वक्त चांद लगभग पूरा ही खिला हुआ था। उसकी दुधिया रोशनी से पूरा जंगल जगमगा रहा था। पेड़ चमक रहे थे और पगडंडियाँ भी साफ साफ दिखाई दे रही थी। हम सब ने अपने अपने साथ उजाले के लिए एक बैटरी, एक दूसरे से संपर्क करने के लिए सीटियाँ और सुरक्षा के लिए डंडे ले रखे थे। अब वैसे तो सातपुड़ा के जंगल में बाघ है, लेकिन मैं जहाँ पर था उस पूरे इलाके में बाघ नहीं थे। सिर्फ सियार और लोमड़ी जैसे जंगली जानवर ही थे, इसलिए लकड़ी के डंडे हमारे सुरक्षा के लिए काफ़ी थे। आधे रास्ते पर पहुंचने के बाद हम तय प्लान के मुताबिक 2 हिस्सों में बढ़ गए। एक टीम पूर्व की ओर चली गई और फिर हम पश्चिम की ओर जाने लगे। अब हम चारों में से पंकज को इस जंगल के बारे में ज़्यादा जानकारी थी, क्योंकि उसे वहाँ ड्यूटी करते हुए तकरीबन 12 साल हो चुके थे। इसलिए वो जंगल के चप्पे चप्पे के बारे में जानता था और इसीलिए वो आगे आगे चल रहा था।
मैं वहाँ नया था। जंगल के रास्ते के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए मैं उसके पीछे चल रहा था। वही सुधाकर खामोश सा अपनी मर्जी के खिलाफ हमारे साथ चल रहा था। कुछ दूरी तक चलने के बाद पंकज बाथरूम जाने के लिए रुका। वो हमसे कुछ दूर झाड़ियों के बीच चला गया और फिर कुछ समय बाद लौटा। उसके बाद हम एक दूसरे से बातें करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जंगली कीड़ों की आवाज़ के अलावा और किसी भी मानवीय शोर का नामो निशान नहीं था, सिवाय हमारी बातों के, और वो भी आगे चलते चलते कम हो गई। हम उस जंगल की मधुर संगीत में खो गए और बिना बातें करते हुए आगे बढ़ने लगे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ने लगे, जंगल धीरे धीरे घना होता गया। ऊंचे ऊंचे पेड़ चांद की रोशनी को आसमान में ही रोक रहे थे और पगडंडियां अंधेरे में खो चुकी थी। इसलिए उस गहरे काले अंधेरे में हम सब ने अपनी अपनी टॉर्च शुरू कर दी। अब उस खूबसूरत जंगल की आवाज़ बदलने लगी थी। अब वो ज़्यादा गहरी और डरावनी होने लगी थी। कानों के नज़दीक से गुजरने वाली हवा किसी के फुसफुसाने की तरह महसूस हो रही थी। ज़मीन पर सरसराहट इस तरह हो रही थी कि जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। हर 4 कदम चलने पर ऐसा महसूस होता कि जैसे कोई पीछे से हमें देख रहा है, जैसे शिकारी अपने शिकार को देखता है। लग रहा था जैसे पूरा जंगल ही हमें चारों ओर से घूर रहा हो और कह रहा हो कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जंगल की इस आवाज़ को शायद सुधाकर समझ चुका था, लेकिन मैं नहीं, और हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। आगे चलकर जंगल और भी ज़्यादा घना और काला होता गया। खामोशी इस कदर छाई हुई थी कि लग ही नहीं रहा था कि हम लोग जंगल में हैं। सब कुछ खामोश था। सब जानवर चुप थे, जैसे किसी के इशारे पर। और उसी खामोशी को देख सुधाकर और भी ज़्यादा असहज होने लगा। उसकी बेचैनी बढ़ने लगी, लेकिन मजबूरी के कारण वो कुछ ना बोल सका। वो चुपचाप हमारे साथ चलता रहा। लेकिन एक मोड़ पर अचानक किसी के हंसने की आवाज़ से हम रुक गए। वह आवाज़ हमारे ही आसपास से आई थी, इसलिए हम सब अचानक से डर गए। आसपास का पूरा इलाका घने काले पेड़ों से घिरा हुआ था। वह किसी इंसान के होने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि कुछ जंगली जानवरों की आवाज़ इंसानों की आवाज़ ही की तरह होती है, इसलिए पहले तो मुझे लगा कि हमने किसी जानवर की आवाज़ को सुना हो। लेकिन फिर एक बार हमने उस हंसने की आवाज़ को सुना। एक डरावनी और मानवीय हंसी। उस आवाज़ को सुन सुधाकर के साथ साथ सुशील की भी हिम्मत जवाब दे गई। दोनों ने वापस चलने के लिए कहा। हालांकि पंकज बिना डरे और भी आगे जाने के लिए तैयार था, लेकिन सुधाकर और सुशील को देख मैंने वापस लौटने का फैसला किया। हम चारों पलट गए। जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से लौटने लगे। धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अब हम सब खामोश थे। जंगल की वो गहरी डरावनी आवाज़ और हमारे पैरों की आवाज़ के अलावा और कोई आवाज़ नहीं थी। कुछ देर चलने के बाद सुशील अचानक से रुक गया। साहब, कुछ तो गड़बड़ है, उसने डरते हुए कहा। क्या हुआ सुशील? साहब, हम जहाँ से पलटे थे हम फिर से उसी जगह पर आ गए हैं, और जब मैंने ये देखा तो सचमुच हम उसी जगह पर थे। यह देख सबसे ज़्यादा तो सुधाकर ही डर गया। वो तो जैसे कांपने लगा, उसका पूरा गला सूख गया। और यह देख मैंने झट से कहा, अरे कुछ नहीं सुशील, जंगल में सब कुछ एक जैसा ही दिखता है, और वैसे भी रात हो गई है, तो शायद हम रास्ता चूक गए होंगे, लेकिन इस बार हम ध्यान से चलेंगे। हाँ, मैं सब बोल ही रहा था कि तभी फिर से किसी के हंसने की आवाज़ आई, और साथ ही हमारे पीछे किसी के दौड़ने की भी। हम तेज़ी से पलटे, टॉर्च के उजाले में देखने लगे, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। उस वक्त मेरी भी हिम्मत जवाब दे गई, इसलिए मैंने पंकज से कहा, पंकज अब तो मुझे भी यह जगह ठीक नहीं लग रही यार, हमें जल्द से जल्द वापस लौटना होगा। यह कहते हुए मैं उसकी ओर मुड़ा तो देखा कि पंकज हम तीनों के बीच नहीं था। मैंने उसको आवाज़ लगाई और साथ ही सुधाकर
और सुशील ने भी काफ़ी आवाज़ लगाई, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला। हम तीनों और भी ज़्यादा परेशान हो गए। तभी जंगल के अंदर से एक आवाज़ आई, सर यहाँ आइए। वो आवाज़ पंकज की थी। हम बिना समय गंवाए उस आवाज़ की ओर दौड़ने लगे। अंदर का रास्ता और भी ज़्यादा खराब और पेड़ों से उलझा हुआ था। हम बड़ी मुश्किल से उस रास्ते से पंकज की आवाज़ की दिशा में जा रहे थे। हमें लग रहा था कि जंगल से निकलने का कोई शॉर्टकट रास्ता पंकज ने खोजा होगा या उसे पता होगा। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो देखा पंकज वहाँ नहीं था। हम उसे आवाज़ लगाने लगे, लेकिन पंकज का कोई जवाब नहीं आया। और फिर अचानक हमें हमारे आसपास किसी के हंसते हुए दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी। हम तीनों डर गए और टॉर्च की रोशनी में यहाँ वहाँ देखने लगे, लेकिन उस अंधेरे में हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जाहिर था वो पंकज नहीं था, क्योंकि पंकज ऐसा मजाक नहीं कर सकता था, वो भी अपने ऑफिसर के साथ। हमें कुछ सूझ नहीं रहा था कि हम क्या करें। हम जंगल के उस इलाके में थे जहाँ से बाहर निकलने का रास्ता हमें नहीं मिल रहा था। हम डर के मारे वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे कि तभी सुधाकर पेड़ के ऊपर देख जोर से चीखा। उसकी चीख सुन हमने पेड़ के ऊपर देखा तो हमारे शरीर के अंदर एक तेज सिहर सी निकली। पेड़ पर एक 7 से 8 फीट लंबा लाल रंग के डरावने चेहरे वाला व्यक्ति उल्टा लटक रहा था और वो हमें देखते ही जोर जोर से हंसने लगा। उसके बाद वो ज़मीन पर कूद गया। उसका 8 फीट ऊंचा पूरा शरीर लाल रंग का था और वो एक डरावनी हंसी के साथ हमें देख रहा था। उसे देखते ही सुशील तेजी से भागने लगा और मैंने भी जोर से चिल्लाते हुए सुधाकर को वहाँ से भागने के लिए कहा। सुधाकर और मैं एक साथ एक ही दिशा में तेजी से दौड़ने लगे। जहाँ रास्ता दिखे वहाँ भाग रहे थे। उस अंधेरे जंगल के अंदर की घनी झाड़ियों को चीरते हुए हम तेजी से भाग रहे थे और पीछे से एक डरावनी चिल्लाने की आवाज़ के साथ वो हमारा पीछा कर रहा था। हम तेज़ी से दौड़ रहे थे। हालांकि हम कहाँ जा रहे थे हमें नहीं मालूम, लेकिन हम सिर्फ दौड़ रहे थे। और भागते हुए अचानक मेरा ध्यान गया कि सुधाकर मेरे साथ नहीं था। मैंने पलट कर देखा तो मेरी उल्टी दिशा में दौड़ रहा था और उसके साथ एक व्यक्ति भी था जिसने मेरे जैसे ही कपड़े पहने हुए थे। उसकी कद काठी भी मेरी जितनी ही थी। उसकी पीठ भी लगभग मेरे जैसी ही थी। और जब मैंने ध्यान से देखा तो वो मैं ही था। एकदम से मुझे सुधाकर की बात याद आई, छलावा। मैं समझ गया कि वो छलावा है और सुधाकर को मेरा रूप दिखाकर किसी दूसरी ओर ले जा रहा था। मैं तेजी से सुधाकर को आवाज़ देता हुआ उसके पीछे दौड़ने लगा। जंगल पूरी तरह से खामोश था। दौड़ते पैरों के अलावा किसी भी तरह की आवाज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी सुधाकर को मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे जा रही थी। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, उसे पुकार रहा था, लेकिन वह आगे ही दौड़ता जा रहा था। मैंने भी हिम्मत नहीं आ रही। मैं तेज़ी से दौड़ने लगा और जैसे ही उसके नज़दीक पहुंच गया उसे ज़ोर से आवाज़ लगाई और मेरी आवाज़ सुन वो रुक गया। उसने पलटकर मुझे देखा। मुझे अपने से इतनी दूर देख वो पहले थोड़ा अचंभित हो गया और फिर एक खौफनाक भाव अचानक उसके चेहरे पर चमक उठे। वो समझ गया था कि वो छलावे के साथ दौड़ रहा था। एक सन्नाटे की खामोशी के साथ मैंने सुधाकर के पीछे छलावे को खड़ा देखा। वो मुझे देख मुस्कुराया, जैसे मैंने काफ़ी देर कर दी हो। और फिर अचानक उसने सुधाकर के पीठ के पीछे से अपना हाथ आर पार निकाल दिया। सुधाकर के सीने से खून निकलने लगा। वो एकदम से खामोश हो गया। उसका शरीर ठंडा पड़ गया। उसके आंखों की चमक चली गई और फिर वो नीचे गिर गया। मैं स्तब्ध सा खड़ा ये सब देखता रहा। मेरी चेतना जैसे जा चुकी थी। कुछ भी सूझ नहीं रहा था और नजरें सुधाकर के मृत शरीर पर ही गड़ी थी। फिर कुछ समय बाद अचानक एक तेज बिजली के झटके के साथ मैं होश में आया। मैंने देखा कि वह छलावा हंसते हुए खून से सना हाथ लेकर मेरी ओर बढ़ रहा था। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था।
हाथ पैर काँप रहे थे, खड़े रहने तक की ताकत नहीं बची थी। लेकिन न जाने कैसे वहाँ से भागने की हिम्मत मुझ में आ गई और मैं तेज़ी से वहाँ से भागने लगा। मेरे पीछे भागते कदमों की आवाज़ और हंसने की आवाज़ से मेरा दिल बैठा जा रहा था। मौत मेरे बिल्कुल पीछे थी और किसी भी क्षण वो मुझे छू सकती थी। लेकिन मैं भगवान का नाम लेता हुआ तेजी से जंगल के अंदर दौड़ने लगा, दौड़ते हुए मदद के लिए चिल्लाने लगा। और फिर अचानक न जाने कैसे मैं एक बस्ती तक पहुंच गया। मेरे आवाज़ को सुन काफ़ी सारे लोग मेरे आसपास इकट्ठा हुए। मैंने उन्हें जंगल के अंदर क्या हुआ ये सब भापते हुए बताया और सुधाकर की मदद करने को कहा। लेकिन मेरी कहानी सुन किसी की भी जंगल के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जब मैं उनसे गिड़गिड़ाने लगा तब उनमें से एक आदमी ने आगे आते हुए कहा, देखो, छलावे के जाल में फंसने के बाद कोई इंसान जिंदा नहीं बचता। तुम्हारा साथी अब मर चुका है। वहाँ जाने से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि जाने वाला खुद भी मारा जाएगा। तुम बच गए हो, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे नसीब ने तुम्हें बचाया है, बल्कि छलावे ने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया है। क्योंकि छलावे के इलाके से उसके मर्जी के बगैर कोई जिंदा लौटकर नहीं आता। अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो दोबारा अंदर मत जाना। उसकी बात को सुन मैं खामोश हो गया। अगली सुबह ही मेरे ऑफिस के लोग मुझे ढूंढते हुए बस्ती तक पहुंच गए। उन सब में पंकज भी था। जब रात को घटी सारी घटना मैंने ऑफिस के लोगों को सुनाई तो पंकज ने कहा कि वो हमारे साथ जंगल में था ही नहीं। जब वो बाथरूम से लौटा तो उसे हम तीनों वहाँ नहीं दिखे, इसलिए वो अपने घर लौट आया था। मैं समझ गया कि हम जिस पंकज के साथ जंगल के अंदर थे असल में वो छलावा ही था। उसके बाद उन्होंने मुझे अस्पताल में भर्ती करवाया। दोपहर तक सुशील भी उन्हें जंगल के अंदर बेहोश मिल गया, लेकिन सुधाकर का कोई पता नहीं चला। उसकी लाश तक नहीं मिली। हालांकि हर रोज़ मैं उम्मीद करता था कि सुधाकर जिंदा हो और जंगल के ही किसी कोने के अंदर बेहोश मिल जाए। छलावे ने जो उसके साथ किया वो सब एक झूठ हो और सिर्फ हमें डराने के लिए हमारे मन के अंदर का वो वहम बनाया हो। लेकिन ऐसी तसल्ली आखिर कितने दिनों तक मैं अपने आप को देता। सुधाकर को गुम हुए 2 महीने के ऊपर हो गए थे। डिपार्टमेंट ने भी उसकी खोज करना बंद कर दिया था और उसे मृत घोषित कर दिया था। सुधाकर जंगल के अंदर के छलावे को जानता था। उसे उसकी ताकत के बारे में पता था, लेकिन मेरी एक गलती की वजह से वो मारा गया। आज भी सुधाकर मेरे सपनों में आकर उसकी मौत के लिए मुझे दोषी ठहराता है।